गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 के बारे में बात की थी। आज हम पार्ट 2 भोजन के घटक के बारे में बात करने वाले थे। अगली वीडियो में हमने देखा था कि भोजन में कौन कौन से खाद्य पदार्थ को समाविष्ट किया जाता है और कौन कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, और वह कहाँ से आते हैं, ये हमने सीखा था। आज हम भोजन के घटक के बारे में सीखेंगे। अब देखिए, हम चलते हैं आगे। तो इसमें क्या बताया गया है कि ऐसे हमारी कुछ प्रकार की थाली होती है। जब हम खाने के लिए बैठते हैं तो इन थाली में विभिन्न प्रकार के भोजन या विभिन्न प्रकार के पदार्थ शामिल होते हैं। इन्हीं के दौरान हमें एक एक्टिविटी दी गई है, जिस एक्टिविटी पे हम ध्यान देते हैं। तो इस एक्टिविटी में पहले हमें क्षेत्र या राज्य दिया गया है, बाद में अन्न का व्यंजन दिया गया है कि अन्न उसमें कौन सा शामिल है, ठीक है। बाद में उसमें दाल या मांस का व्यंजन कौन सा शामिल है उसकी बात की गई है। फिर सब्जियां कौन सी हमारी थाली में है उसकी बात की गई है, और अन्य व्यंजन इसके अलावा हमें क्या क्या खाने में परोसा गया है इसकी बात की गई है, ठीक है। तो इसके उदाहरण के तौर पर यहाँ पर पंजाब दिया गया है कि फर्स्ट राज्य है पंजाब। हमने राज्य क्षेत्र रख दिया कि हम पंजाब में खाना खाते हैं, तो कौन सा खाना खाते हैं यह हमें बताना है। तो मक्के की हमने रोटी खाई, तो यह किस में है, अन्न व्यंजन में पड़ता है, ठीक है। बाद में हमने खाया राजमा, तो राजमा जो है दाल में लिखना है हमें कि राजमे की दाल खाई है, ठीक है। फिर सब्जियां में हमने सरसों का साग खाया है, तो हम सब्जियों में इसे लिखते होंगे। और अन्य व्यंजन में हमने दूध या दही खाया है, ठीक है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश का है, इसमें अन्य व्यंजन में चावल खाया है, ठीक है। अन्य व्यंजन में हमने चावल खाए हैं। दाल में हमने अदरक की दाल या लहसुन की दाल खाई हुई है। सब्जियां में हमें कुंदरू खाया हुआ है। और अन्य व्यंजन में मट्टा है या घी है या अचार है, ये भी हमने खाया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार आप ऐसा चार्ट बना सकते हैं। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। मेरे मानने तो आप 6 ऐसे पुस्तक में ऐसे फिल कर देंगे तो आपको ये बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगी कि कौन सा पार्ट अन्न का व्यंजन अन्न कहलाता है, कौन सा दाल कहलाता है, कौन सी सब्जियाँ कहलाता है। ये एक्टिविटी का मोरल भी यही है कि यह हमें सिखाना चाहता है कि कौन सी चीज़ किस में आती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। हमने तो जान तो लिया कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है, ठीक है। लेकिन अब हमें ये पता करना है कि उसमें क्या होता है, उसमें अंततः क्या होता है, कौन कौन से होते हैं वो तो हमने पता कर लिया। अब हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बनता है। हमें कोई भी व्यंजन बनाना होता है तो उसमें एक या उससे ज़्यादा सामग्री हमको लेनी पड़ती है। हमें जो पादपों यानी जो भी हम वनस्पति में से खाना मिलता है वो या जंतुओं से मिलता है। दो ही प्रकार से हमें मिलता है, का तो पादपों से हम ज़्यादातर खाते हैं या ज़्यादातर जंतुओं से हमें खाना मिलता है, ठीक है। इस कच्ची सामग्री के संगठक में क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन से संगठक होते हैं, तो अब देखिएगा, यहाँ से गौर करिएगा कि इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट घटक होते हैं। इन घटकों में हम पोषक घटक कहते हैं। पोषक घटक किसे कहते हैं, आपको अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो यहाँ से आपको लिखनी होगी। कच्ची सामग्री में जो हमने कच्चा खाया उसमें हमारे शरीर के लिए कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट्स घटक होते थे, ठीक है। तो इन घटकों को ही हम क्या कहते हैं, पोषक घटक कहते हैं। हमारे मुख्य पोषक घटक है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण है। यह बात क्या कि इसके अतिरिक्त भोजन से हमें रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। अब जल का क्या महत्व है आपको पता ही होगा। प्यास लगती है तो क्या होता है, हमारा शरीर सूखने लगता है, ठीक है। हमें कहीं ऐसा लगता है कि डिहाइड्रेशन ना हो जाए, डॉक्टर भी बोलते हैं कि गर्मी में ज़्यादा पानी पियो। तो जल तो हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये सभी घटक जो बताए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये खनिज लवण, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर को एक प्रकार की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमारा शरीर काफ़ी दौरान वर्क कर सके। तो ये जो है ये सारे मिला दे तो उसे हम पोषक घटक कहते हैं। और पोषक घटक का मतलब क्या है, कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ घटक आवश्यक होते हैं। इन घटक को हम पोषक घटक के रूप में जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, क्या सभी खाद्य पदार्थ में सभी प्रकार के पोषक उपलब्ध होते हैं। हमें एक ऐसा प्रश्न हुआ है कि हम जो खाते हैं उसमें सभी पदार्थ के पोषक उपलब्ध होते हैं। तो उसका यह उत्तर है कि कुछ साधारण विधियों हम जान सकते हैं कि
कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा पोषक अधिक है। ठीक है, कुछ हमें एक्टिविटीज़ करनी होती है। इन एक्टिविटीज़ के दौरान हमें ये पता चलता है कि कौन से खाने में कौन सा पोषक घटक ज़्यादा है। क्या इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है या प्रोटीन ज़्यादा है या वसा ज़्यादा है। ठीक है, तो इस परीक्षण के दौरान हमें पता चलता है। तो वो कौन सा परीक्षण है, आइए हम देखते हैं। तो इसमें हमें कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए हमें आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, कॉस्टिक सोडा चाहिए, को इनकी अपने को आवश्यकता होती है, और एक ड्रॉपर चाहिए होगा। ठीक है, क्लियर, और आपको एक ड्रॉपर चाहिए होगा। इनसे आप पता चला सकते हैं कि किसमें कौन सा प्रोटीन कौन सा पोषक तत्व सबसे ज़्यादा है, या प्रोटीन ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। इनके परीक्षण अलग अलग हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, इन परीक्षणों के लिए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करना चाहिए। ठीक है, इन परीक्षणों से प्राप्त होती परीक्षणों को 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे आगे एक्टिविटी में कोठा दिया गया है, कोष्टक दिया गया है, टेबल। ठीक है, हमें उसमें टिक करना है कि किसमें कौन सा पोषक तत्व ज़्यादा है। ठीक है, इन परीक्षण में खाद्य पदार्थों पर कर सकते हैं। इन परीक्षण में सावधानी कीजिए कि रसायन खाने या चखने का प्रयास मत कीजिएगा। जब भी यह आगे जो आपको कॉपर सल्फाइड और आगे जो भी हमने बताया आपको रसायन, उसमें सावधानी रखनी है कि रसायन को आपको खाना नहीं है या चखने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये हमारे सेहत के लिए काफ़ी नुकसानकारक साबित हो सकता है। यदि आवश्यक तत्काल उपलब्ध नहीं है तो अध्यापक निम्नलिखित से करें। ठीक है, यदि यह आपके पास नहीं होगा, ये ज़्यादातर लैब में इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी आपका स्कूल ओपन हो तब आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप यूट्यूब पर ऐसा सर्च करेंगे कि हाउ कैन चेक अ प्रोटीन इन द फूड। ठीक है, तो वो आ जाएगा पूरा वीडियो कि कैसे कैसे चेक होता है। ठीक है, घर पे ही। लेकिन इसका इस्तेमाल चखने के लिए मत कीजिएगा, ये काफ़ी नुकसानकारक होता है। विभिन्न खाद्य पदार्थों में जांच कर देखें किसमें कार्बोहाइड्रेट्स उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट्स के कई प्रकार होते हैं। हमारे भोजन में जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स मंद तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं, तो वो मंद प्रकार हो गए, तो वो शर्करा के प्रकार हो गए। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट्स के भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन हमारे खाने में ये 2 ही हो गए। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स हमारे खाने में है कि नहीं, वो हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो आइए यह एक्टिविटी के दौरान हम पता लगा सकते हैं। हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे आयोडीन का तंतु विलयन बनाने के लिए जल से आधी बारी परखन वाली कुछ बूंदें टीचर्स आयोडीन में मिला दें। हमें क्या करना है, आयोडीन का तंतु विलीन बनाने के लिए जल से आधी बारी परखने वाली, ठीक है, जल से हमें आधा बारी चाहिए। ठीक है, परखने वाली में कुछ बूंदे, जो हमने परखने वाली में ली उसमें कुछ बूंदे आयोडीन की हमें मिला देनी है। ठीक है, अब क्या करना है, जो हमें विलयन किया उसमें कॉपर सल्फेट विलयन, ठीक है, उसमें 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। ठीक है, अब 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा घोलने से हमें अधिक कॉस्टिक सोडा विलीन मिल जाएगा। ठीक है, हमें ये जो है तीनों अलग अलग है, हमें ये बना लेने हैं। ठीक है, एक ये बना लेना है, एक ये बना लेना है और एक ये बना लेना है। याद रखिएगा ये सब लैब में की करना है, हमें घर पे कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, मंड के लिए परीक्षण। जो हमने मंड कार्बोहाइड्रेट से, उसके लिए हम कैसे जानेंगे कि इसमें मंड है। तो परीक्षण के लिए जो भी हमने खाद्य पदार्थ लिया हुआ है, उस खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री जो भी ली है उसको कहीं अल्प मात्रा में लीजिएगा। ऐसा नहीं कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा ले लिया और रिजल्ट जो आए वो कम्प्लीटली ना आए, क्योंकि क्या है कि हमने जो ऊपर द्रावण बनाया है, ठीक है, वो कहीं लिमिटेड मात्रा में बनाया है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है कि जो खाद्य पदार्थ है उसको भी अल्प मात्रा में लेना होगा। और इसमें जो हमने खाद्य पदार्थ लिया, इसमें आयोडीन विलीन की 2-3 बूंदें डाल दीजिए।
आयोडीन विलीनय क्या है, हमने आगे भी आपको बताया कि ये जो है आयोडीन विलीनय है, ठीक है। ये जो बनाया ये आयोडीन विलीनय हमने बनाया, ठीक है। इसकी 2-3 बूंदें लेकर इसमें डाल देने का है, ठीक है। कौन किसमें, खाद्य पदार्थ में। खाद्य पदार्थ का रंग में होने वाला परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला रंग या काला रंग हो गया। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। यदि आपका जो खाद्य पदार्थ है मान लीजिए कि वो नीला हो गया या काला हो गया, तो इसमें मंड की उपस्थिति है, ठीक है। यह आपको एक्टिविटी समझ में आ गई। अब आगे दूसरी एक्टिविटी के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सूची बनानी है कि ऐसा करके तो कौन से पदार्थ में मंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन के परीक्षण के बारे में। प्रोटीन के परीक्षण, तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ को थोड़ी मात्रा, मैंने पहले भी आपको बताया कि खाद्य पदार्थ को बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ी ही मात्रा में लेना है। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है वह ठोस है, उसका पेस्ट या चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि हमें कोई भी खाद्य पदार्थ जैसे रोटी है तो उसका एकदम उसे निचोड़ के चूरा सा कर देना है, ठीक है। उसका पेस्ट या बना लेना है या उसका चूर्ण बना लेना है, ठीक है। इस खाद्य पदार्थ को थोड़ी मात्रा में पीसकर या मिलाकर चूर्ण साफ परख वाली में डाल दें। परख नली जो होती है उसमें आपको यह चूर्ण को डाल देना है और इसको डालने के बाद क्या करना है, डालने के बाद 10 बूंदे डाल दें और 10 बूंद जल आपको उसमें ड्रॉपर की मदद से 10 बूंद वाटर के डालना है और उसे अच्छी तरह से सेक करना है, अच्छी तरह से हिलाना है, ठीक है। यह करने के बाद ड्रॉपर की सहायता से परख नली, जिसमें हमने जल, पहला तो हमने क्या जो चूर्ण था वो डाल दिया था, उसके बाद हमने ड्रॉपर से 10 बूंद डाले थे पानी के। अब ड्रॉपर से जो परख नली थी उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलीनय तथा 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का विलीनय 2 ऐड करना है। क्या 2 बूंद हमको ऐड करना है कॉपर सल्फेट और कितनी बूंद ऐड करना है, बिल्कुल सही 10 बूंद हमें ऐड करना है कॉस्टिक सोडा, ठीक है। हमें ये दोनों का विलीनय ऐड करना है और फिर उस क्या कर देना है, वो परख नली को सेक कर देना है, हिलाना है, ठीक है। अब आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि हमें क्या दिखने को लिए मिल सकता है। मान लीजिए कि रंग बैंगनी हो गया, बैंगनी या बैंगन का जो रंग होता है, ऐसे प्रकार का खाद्य पदार्थ का जो रंग हो गया तो उसमें प्रोटीन की उपस्थिति है। तो वह क्या दर्शाता है, प्रोटीन की। याद कीजिए कि आगे जो हमने परीक्षण किया था जिसमें कौन सा रंग हुआ था, रंग हुआ था काला या नीला, तो वो मंड की स्थिति दर्शाता था और जब हमने प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता था तो वो रंग बैंगनी हो गया, ठीक है। अब वसा के लिए क्या परीक्षण करना है, तो खाद्य पदार्थ जो है उसे अल्प मात्रा में लेना है, ठीक है। कैसे बताया, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटना है। याद लीजिए जो खाद्य पदार्थ है उसे कागज के टुकड़े में ले लिया, फिर उसे लपेट कर क्या करना है, कूटना है। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि कागज का टुकड़ा कहीं फट न जाए, ठीक है। अब कागज का सीधा करना है और ध्यानपूर्वक उसे देखना है। इस पर तेल या धब्बे है, कागज पर किसी प्रकाश के सामने लाएं। हमें जो क्या है, जो हमारी ट्यूबलाइट है या सनलाइट है उसके सामने कागज को रख देना है। क्या इस धब्बे को होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है, इसमें जो प्रकाश जो इसमें रिफ्लेक्ट होकर आता है वो हमें धुंधला दिखाई देता है या नहीं। अगर जो धुंधला दिखाई देता है तो उस खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है, ठीक है। अगर खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की कुछ मात्रा हो सकती है, इस दिशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे हमें रगड़ना है। जो पदार्थ है उसे क्या करना है, हम खाद्य पदार्थ को कागज पर धीरे धीरे रगड़ना है। कुछ समय के बाद कागज जो है उसे सुखा देना है ताकि खाद्य पदार्थ का कुछ जल आया हो तो वह जल सूख जाए। इन शॉर्टली हमें जल का बाष्पीभवन करा देना है, ठीक है। इसके बाद
कागज़ पर तेल या किसी के धब्बे तो नहीं है, और है तो उसको से पता चलता है कि हमारे खाने में जो है वह किसकी उपस्थिति है, लवण की। जो हमारे खाद्य पदार्थ है इसमें वसा की उपस्थिति है। और ये देखिए यह पुस्तक बनाया हुआ है, यह पुस्तक आपको फिल करना है जब आपकी स्कूल खुल जाए तब, ठीक है। अदरवाइज आप यूट्यूब पर भी चेक कर सकते हैं। आपको इसमें खाद्य पदार्थ बनाना है, मंड की उपस्थिति, प्रोटीन की उपस्थिति या वसा की उपस्थिति, ठीक है। अगर कच्चा आलू लेते हैं तो इसमें देखो उदाहरण के तौर पर दिया है, इसमें कच्चा आलू में मंड की उपस्थिति सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अब आपको बात करते हैं कि दूध में, तो दूध में क्या होता है, दूध में प्रोटीन की उपस्थिति ज़्यादा होती है। इसका मतलब इसमें कौन सा रंग आएगा, बैंगन रंग आएगा, ठीक है। और मूंगफली जो है इसमें वसा की उपस्थिति ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो आगे दिखाए गए हैं इस तरह से आपको इन सभी का परीक्षण करना है। किन किन का ये दिखाए है कि बिना पका चावल लेना है, पका हुआ चावल लेना है, सूखा अनाज ये ले, बिना पकी अरहर की दाल है, पकी हुई दाल है, कटी सब्जी का टुकड़ा है, एक फल का टुकड़ा है, एक आंवला का सफ़ेद पाग है और दूध भी ऐड करके इसका पुस्तक बना लीजिएगा। इससे आपकी एक्टिविटी माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आप कभी इसमें भूल नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें 3 प्रकार के पोषक तत्व जिनका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा वसा के खाद्य पदार्थ का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थ में उपस्थित होते हैं। ऐसा नहीं कि खाली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा ही हमारे खाद्य पदार्थों में आता है, उसके अलावा इम्पोर्टेंट्स है विटामिन और खनिज लवण। यह दोनों भी हमारे पदार्थ में होते हैं और यह भी हमारे खाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम जानते हैं कि विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। जो विभिन्न प्रकार के पोषक होते हैं उनका हमारे शरीर में क्या रोल है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, हमने देखा कि कैसे उसे परखा जाता है, लेकिन उसका कार्य क्या है, तो उसका कार्य है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। वैसे ऊर्जा तो वसा से भी मिलती है हमें। वास्तविकता यह है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। अगर हमने कार्बोहाइड्रेट्स का भी सेवन किया है, एक तरफ कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन किया है और दूसरी ओर हमने वसा का भी सेवन किया है, तो वसा से मिलने वाली जो ऊर्जा है वो कहीं तर हमें ज़्यादा प्राप्त होगी। देखिए ये जो वसा है, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स युक्त जो प्रोटीन है वो दोनों प्रोटीन ऊर्जा देने वाले कहलाते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और वसा प्रोटीन जो दोनों प्रोटीन है वो ऊर्जा देने वाले भोजन कहलाते हैं। जिस भोजन में यह दोनों शामिल होंगे वह ऊर्जा देने वाला भोजन के रूप में कहलाया जाता है। देखिए यह उदाहरण के तौर पर हमें दिया गया है कि यह जो बाजरा होता है, चावल होता है और गेहूँ होता है, ये तीनों जो है वो धान्य पाक है, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। यह जो शकरकंद है और आलू है यह दोनों कंदमूल है, तो इसमें से भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। जो पपीता है, तरबूज है, आम है, इन तीनों में से भी हमें यह मिलता है और मक्का में से भी हमें यह मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि जिन्हें धान्य पाक खाना पसंद नहीं करते वह फल में से भी कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त कर सकते हैं, और जिन्हें यह भी नहीं पसंद, बारिश का सीज़न है, मौसम बारिश का है, ठीक है, तो वह मक्का में से भी कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यह देखिए यह जो सरसों का तेल है आपकी बुक्स में दिए ही गए हैं, ठीक है, वहीं से मैं बता रहा हूँ। सूर्यमुखी का तेल है, नारियल का तेल है, सोयाबीन का तेल है, ठीक है। यह जो सारी चीज़ें हैं इसमें से हमें वसा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, वसा प्राप्त होता है। लेकिन यह सारी चीज़ें जो है वह पादप प्रकार की चीज़ों में से प्राप्त होता है, और यह जो दूध है, अंडे है, मक्खन है, मांस है, मछली है, इसमें से भी हमें वसा प्राप्त होता है। लेकिन वह हमें यह जो सारी चीज़ें हैं वह जंतु में से प्राप्त होती है, ठीक है।
एंड जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए है। ठीक है, अब ये देखिए यह बात, तो इसमें जो मटर है, मूंग है, चना है, अतुर है, राजमा है, सोयाबीन है, इसमें से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। लेकिन यह सारी चीज़ें पादप प्रकार की चीज़ें हैं, और इसमें जो दूध है, मांस है, मछली है, पनीर है, यह जो है चीज़ें वह प्रोटीन युक्त है। ठीक है, इसमें से प्रोटीन हमें प्राप्त होता है, तो यह प्रोटीन के स्रोत है। ठीक है, यह आप देख सकते हैं। तो प्रोटीन की क्या क्या आवश्यकता होती है, तो आइए विस्तार वह यह सीखते हैं। तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए। ठीक है, जो प्रोटीन है वह शरीर को वृद्धि प्रदान करता है एवं शरीर को स्वस्थ रखता है। इसीलिए प्रोटीन युक्त भोजन को प्राप्य शरीर संवर्धक भोजन कहा जाता है। प्रोटीन के भोजन को प्राप्य शरीर संवर्धक भोजन कहा जाता है। ठीक है, अगर आपने देखा था कि आगे हम वर्धा और कार्बोहाइड्रेट युक्त प्रोटीन को क्या कहते थे, क्या कहते थे, ऊर्जा युक्त भोजन कहते थे, तो इसे हम क्या करेंगे, शरीर वर्धक भोजन। देखिए ये क्वेश्चन वन लाइनर से आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है, और विटामिन हमारी आँख, अस्थि, दांत, मसूड़े और स्वस्थ रखने में भी सहायता कर सकता है। तो ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन का उपयोग बताइए, विटामिन हमारे शरीर में क्या क्या प्रदान है, तो हमें यहाँ से लिखना है कि हमारे रोगों की और शरीर की रक्षा करता है। ठीक है, विटामिन हमारे आँख, अस्थियाँ, दांत, मसूड़े को स्वस्थ रखने में भी सहायता करता है। विटामिन के कई प्रकार होते हैं जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। इनमें से कई प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो टोटल 5 तरह के विटामिन जो है होते हैं। कौन से होते हैं, विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। देखिए ABCD आपको आता होगा तो ये तो सीक्वेंस में ही है, ABCDE, और आपको एक ही याद रखना है के। तो टोटल 5 तरह के विटामिन होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो विटामिन का समूह होता है उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन के समूह को कौन से नाम से जाना जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। हमारे शरीर में सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा को तथा आँख को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए क्या करता है, हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। देखिए यहाँ से कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन बन गया कि विटामिन ए का उपयोग बताए, तो ये हमारी त्वचा और आँख को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी क्या करता है, रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन सी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा कि कोरोना का जो चल रहा है, यह कोरोना से बचने के लिए विटामिन सी की ही टैबलेट्स दी जाती है। ठीक है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने में जो अगत्य का विटामिन है वो विटामिन सी है। विटामिन क्या करता है कि रोगों से लड़ता है। ठीक है, तो विटामिन सी हमें मजबूत बनाना चाहिए। खट्टी चीज़ें जो भी है उसमें से विटामिन सी हमें प्राप्त होता है। ठीक है, विटामिन डी जो है वो हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी सहायता कर सकता है। देखिए अस्थियाँ और दांतें में कौन सा तत्व होता है, तो उसमें कैल्शियम होता है, और कैल्शियम हमें प्राप्त होता है विटामिन डी में से। तो विटामिन डी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन खाना चाहिए, और वो कौन से हैं वह चित्र में दिखाए गए हैं। ठीक है, यह देखिए, यह आपको पूरी तरह से याद कर लेना है। इसमें से ही क्वेश्चंस बनेगा, जैसे कि मान लीजिए विटामिन ए किस में से प्राप्त होता है, ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो यह चित्र में से आपको आसानी से याद हो जाएगी। पपीता, गाजर है और आम है, मछली का तेल है और दूध है, इसमें से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। विटामिन बी किस में से प्राप्त होता है, तो ये यकृत है। ठीक है, गेहूँ है, चावल है। ठीक है, इसमें से हमें विटामिन बी के यह स्रोत होते हैं। ठीक है, इसमें से विटामिन सी इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमें टमाटर में से प्राप्त होते हैं, नींबू में से प्राप्त होते हैं, मिर्च होती है उसमें से प्राप्त होते हैं, अमरूद होते हैं उसमें से भी हमें प्राप्त होते हैं, और संतरा में से कई मात्रा में हमें विटामिन सी प्राप्त होते हैं। ऐसे ही विटामिन डी अंडे, मछली, दूध, मक्खन में से हमें प्राप्त होते हैं। तो यह हमें पूरी तरह से याद कर लेना है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, यहाँ से इस क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि जो चित्र है उसको कौन से
उपयोग में क्या क्या खाना का लिया जाता है, ये आपको बिल्कुल ही अच्छी तरह से याद कर लेना है। जैसे कि देखिए यहाँ आयोडीन के कुछ स्रोत है, जो किस में से मिलता है, तो पालक में से आयोडीन मिलता है, अदरक में से आयोडीन मिलता है, ठीक है, ये मछली है इसमें से आयोडीन मिलता है हमें, ये मक्खन है इसमें से आयोडीन मिलता है, ठीक है। तो हमें एग्जाम में ऐसे पूछे कि आयोडीन के स्रोत किस में से प्राप्त होते हैं, नाम बताइए, 2 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें ये सब याद कर लेना है। फॉस्फोरस के स्रोत क्या है, ये सभी आपकी बुक्स में दिए गए हैं। यह चित्रों को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, इसमें ऐसा कुछ समझने से ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। सभी चीज़ को आप अच्छी तरह से सभी चीज़ों से वाकिफ़ ही हो, ठीक है। तो आपको ये अच्छी तरह से याद होगा, एक बार अच्छे से इसे याद कर लेना है, इसमें से क्वेश्चन 100% बनेगा। अब बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन जो डी होता है, देखिए यह दूध और मछली में से तो हमें मिलता ही है, लेकिन यह सबसे ज़्यादा मिलता है सूर्य प्रकाश में से, ठीक है, विटामिन डी मिलता है। अब कई दिनों तक हम क्या करते हैं कि सूर्य प्रकाश में नहीं जाते हैं, धूप से हम बचते रहते हैं, लेकिन सुबह की धूप हमें लेनी चाहिए। सुबह की धूप से क्या होता है कि सूर्य प्रकाश से विटामिन डी जनरेट होता है, जिससे कि आपको विटामिन डी की कमी नहीं होती। लेकिन देखिए अभी क्या होता है कि कोई भी सूर्य प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में यह विटामिन डी की कमी हो जाती है, ठीक है। अब हमारे शरीर में खनिज लवण की आवश्यकता अति अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उच्च विकास और स्वास्थ्य के लिए शरीर लवण भी आवश्यक है, ठीक है। शरीर लवण की भी आवश्यकता हमें रहती है। अनेक स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवण में कुछ कुछ स्रोत हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं है, इसमें एक है कि कोई भी इसमें बताया गया है कि अधिकतर खाद्य पदार्थ में अधिक पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, लेकिन कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक होती है। ये क्या कहना चाहते हैं, यह कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कोई भी एक पदार्थ आप खा रहे हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होगा तो दूसरे पदार्थ में प्रोटीन ज़्यादा होगा। कोई एक पदार्थ, कोई एक पोषक तत्व ऐसा होगा जो ज़्यादा होगा इस पदार्थ में, ठीक है, यह कहना चाहता है। देखिए उदाहरण के तौर पर भी हमें दिया गया है कि चावल में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से कहीं अधिक होती है, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वह कई ज़्यादा मात्रा में होते हैं चावल में, ठीक है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो चावल का भोजन होता है वह कार्बोहाइड्रेट्स युक्त भोजन होता है, ठीक है। इसके इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को आहारी तथा जल की भी आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है, और आहारी रेशों को हम रुक्षांश के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन बन सकता है कि आहारी रेशों को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यह वन लाइन क्वेश्चन होगा, इसके लिए आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादकों से होती है। तो रुक्षांश हमें कहाँ से मिलता है, तो जो पादप उत्पादकों होते हैं वहाँ से ही हमें रुक्षांश प्राप्त होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, फिर भी हमारे भोजन के लिए अति आवश्यक है और इसका आयतन बढ़ाता देता है, ठीक है। अब रुक्षांश क्या करता है कि हमारे जो भोजन हो उसको जो पचन नहीं हुआ है, ठीक है, बिना पचा जो भोजन है उसे बाहर निकालने में हमारे शरीर को सहायता कर सकता है, जिससे कि हमें पेट की समस्या की दिक्कत कम होती है, ठीक है। अब बात करते हैं जल की। तो जल भी हमारे भोजन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने में हमारी सहायता कर सकता है, ठीक है। यह कुछ अविष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता कर सकता है, ठीक है। तो यह क्या करना चाहता है, यह कहना चाहता है कि जो जल है यह उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारी सहायता करता है, जो शरीर में अनयूजुअल जो भी कचरा है उसे बाहर निकालने में मदद करता है। मान लीजिए आपने पानी पिया तो वह पानी आपको वो मूत्र के मार्ग से बाहर निकलेगा या पसीना के मार्ग से बाहर निकलेगा, तो उसके साथ साथ जो शरीर का कचरा था वह भी निकल जाएगा। तो जल इस प्रकार हमारे शरीर को स्वच्छ रखता है और हमारे जो होता है रोग से हमें बचाता है,
ठीक है। अब बात करते हैं कि हम जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो जल हमें उस वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव्य के स्वरूप में लेते हैं, जिसे हम पी कर लेते हैं। मान लीजिए चाय पी ली, ठीक है, जूस पी लिया, तो उससे हमें जल प्राप्त होता है, दूध से प्राप्त होता है, चाय से प्राप्त होता है इत्यादि। और हम सब्जी पकाते हैं तो उसमें भी हम जल का तो इस्तेमाल करते ही हैं, ठीक है। तो यह बात हो गई। अब बात करते हैं, आ जाइए संतुलित आहार पर। तो संतुलित आहार जो है यह क्या है। तो संतुलित आहार आपको क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है और यह आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं विगतवार की संतुलित आहार क्या है। तो सामान्यतः पूरे दिन में हम खाते हैं उसे हम आहार कहते हैं। अगर आपको कोई पूछ ले कि आहार किसे कहते हैं, तो पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं उसे तो हम आहार कहते ही हैं। लेकिन हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है, ठीक है। सभी पोषक तत्व चाहिए जिनकी हमारे शरीर को काफ़ी आवश्यकता है, ठीक है। कोई भी पोषक तत्व ना की आवश्यकता से न तो अधिक होना चाहिए न तो कम होना चाहिए, ठीक है। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। अब आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि संतुलित आहार किसे कहा जाता है, लिखिए 2 मार्क्स में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि हमारे शरीर को वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य खाने के लिए आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए, न तो वो अधिक होना चाहिए न तो वो कम होना चाहिए, वह आवश्यकता के रूप में होना चाहिए। सभी पोषक तत्व इसमें शामिल होना चाहिए, ठीक है। उसमें रुक्षांश तथा जल भी कई मात्रा में होने चाहिए। और जो इस प्रकार का भोजन में यह सभी शामिल होता है उसे हम संतुलित आहार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि पोषक तत्व नष्ट न हो। तो क्या आप जानते हैं कि पोषक तत्व पकाते समय नष्ट हो जाते हैं? हाँ, कई बार हो जाते हैं। मान लीजिए हम छाल उतार कर यदि सब्जियों को फल को धोया जाता है तो संभव है कुछ विटामिन नष्ट हो जाएंगे। और सब्जियों और फूल की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दाल को कई बार हम धोते हैं तो उसमें से भी विटामिन और खनिज नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है कोरोना काल की, तो मैं यह आशा रखता हूँ कि भले ही विटामिन थोड़ी मात्रा में नष्ट हो जाए लेकिन आपको सब धोकर ही खाना चाहिए, क्योंकि वायरस पेट में ससुरा चला गया तो ये नहीं पोसाएगा हमको, ठीक है। तो इसीलिए हमको सभी धोकर ही खाना चाहिए, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है और पचाने में भी आसानी होती है। साथ साथ कुछ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि हो जाती है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने बताया कि कुछ नुकसान, ज़्यादा नुकसान ना हो इसके लिए कुछ नुकसान हो तो हमें चलता है, ठीक है। अगर देखिए ये बात है कि पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाए। विटामिन सी जो है, जो रोगों के सामने लड़ता है, वह आसानी से गर्मी से भी नष्ट हो जाता है। लेकिन अब ससुरा क्या करेंगे, उनको विटामिन सी तो लेना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो कच्चे फल हैं, मान लीजिए कि नींबू में से भी विटामिन सी प्राप्त होता है, हमें टमाटर में से प्राप्त होता है, तो कच्चे उसे खाइए, पकाइए मत। तो उनमें से हमें कच्ची सब्जियों में से भी हमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है, ठीक है। तो यह है। अब बात करते हैं अभावजन्य रोग। तो अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो मान लीजिए एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, कोई व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन तो ले रहा है उसे जो चाहिए, लेकिन कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। कोई पोषक उसे नहीं मिलता, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता या प्रोटीन नहीं मिलता या वसा नहीं मिलता, कोई प्रोटीन उसे नहीं मिलता है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक चलती रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है, ठीक है। और उस पोषक तत्व के अभाव से शरीर में
विकृति भी होने लगती है और रोग भी होता है। वह रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होता है उन्हें अभावजन्य रोग कहा जाता है। ठीक है, वह रोग जो कई पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है, ठीक है, जो पोषक तत्व लंबे समय तक उसे नहीं मिलता, उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। तो अब यह भी आपको पूछ लिया जाता है कि अभावजन्य रोग किसे कहते हैं, लिखिए। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि एक व्यक्ति जो खाना तो खा रहा है सभी पोषक तत्वों का, लेकिन कोई ना कोई पोषक तत्वों की उसमें उणप होती है, ठीक है, और उसे कमी महसूस होती है, और ये कमी लंबे समय तक चलती रही तो उस पोषक तत्व न मिल पाने की वजह से उसे कई रोग हो गए, और यही रोग को हम अभावजन्य रोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल तौर पे लिया गया है कि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि उसकी वृद्धि अवरुद्धन होना। देखिए प्रोटीन क्या करता था, वृद्धि बढ़ाता था, तो प्रोटीन नहीं लिया जा रहा है तो स्वाभाविक है उसकी वृद्धि का अवरुद्धन होगा, चेहरे पर सूजन होगी, बालों का रंग उड़ता है। देखिए कभी कभी कई छोटे बच्चों के बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं, हम देखते हैं, ठीक है, उम्र नहीं होती तो भी। तो यह प्रोटीन के कारण होता है, प्रोटीन जो नहीं मिल पाता उसकी उणप के कारण यह होता है। त्वचा की बीमारियां भी होती है और आदि बीमारियां भी इससे होती है। ठीक है, अब बात करते हैं यदि प्रोटीन तो नहीं मिल पा रहा है लेकिन उसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं मिल पा रहा है, दोनों नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या होगी, समस्या ज़्यादा होगी, क्योंकि दो पोषक तत्व जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ही नहीं मिल पा रहा है, तो वह व्यक्ति के हाथ से लंबे समय तक अनुपस्थित रहे हैं तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्धन हो जाएगी, उसकी वृद्धि ही नहीं हो पाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। देखते हैं कई बंदे बहुत दुबले पतले हो गए और वह इतना दुबला हो जाएगा कि वह चलने में असमर्थ होगा, ठीक है, ढंग से वह चल भी नहीं पाएगा। अब विभिन्न विटामिन है, ठीक है, और खनिज लवण है, इनके जो अभाव है वो अभाव के कारण भी विकृतियाँ हो सकती है, और इनकी विकृतियाँ नीचे हमें एक कोठा दिया गया है, इस कोष्ठक में हमें दर्शाई गई है। तो आइए हम देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, न कि यह छठी कक्षा में बल्कि जब आप बड़े हो जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे तभी भी यह कोष्ठक आपको बहुत हेल्प करेगा, आगे भी आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। तो मेरा आपका अनुरोध है कि आप बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से इसकी पढ़ाई करें और समझें कि यह रोग कैसे होता है। तो चलिए कोष्ठक पे चलते। देखिए विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग, ठीक है, तो यह विटामिन खनिज है, यह उसका रोग बताया गया है और इसका लक्षण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए के बारे में। तो यह जो विटामिन ए है, अगर किसी बंदे को ये पूरा नहीं मिल पा रहा है तो उसमें क्षीणता, दृष्टिहीनता आ सकती है। जो आई से संबंधित रोग है, आँख से संबंधित रोग है, यह विटामिन ए के कारण होते हैं। इससे क्या होता है कि देखिए इनमें बताया गया है इसके लक्षण में कि कमज़ोर दृष्टि होने लगती है, वो ठीक से नहीं देख पा रहा है, अंधेरे में रात में कम दिखाई देता है, उसे अंधेरा होता है या रात होती है तो कम दिखाई देता है, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना भी बंद हो जाता है। तो यह विटामिन ए की उणप के कारण होता है। विटामिन ए की उणप जो होती है उसके कारण भी यह रोग होता है, ठीक है। तो विटामिन ए की उणप, जो छोटे बच्चे हैं ज़्यादा तक जो हरी भरी सब्जी नहीं खाते, आप देख रहे हैं कि कम उम्र में उन बच्चों को चश्मे आ जाते हैं, तो यह क्या है कि एक दृष्टि क्षीणता, दृष्टिहीनता दर्शाता है। तो यह विटामिन ए के कारण होता है। विटामिन बी के कारण बेरी रोग होता है। देखिएगा यह रोग याद रखिएगा, विटामिन ई से कौन सा होता है, बी से कौन सा होता है, आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। और अभी नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि आगे जब आप जाएंगे, बड़े होंगे, तो यह कोष्ठक आपको लाइफ में और आगे कई एग्ज़ाम में ये आने वाला है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करने वाले हैं तो भैया ये समझ कर रट ही दीजिएगा, ठीक है, आपको बहुत यूज़ होने वाला है। विटामिन बी बेरी से
बेरी का रोग होता है। अब देखिए यह याद कैसे रखते हैं, तो आपको सिंपल याद रखना है बी से क्या हो गया, बेरी और बी से हो गया विटामिन बी। ठीक है, तो यह तो रोग का नाम याद हो गया। अब देखिए कि इससे क्या होता है, तो विटामिन बी से दुर्बल पेशियां हो जाती है और काम करने की ऊर्जा की कमी होती है, थकान महसूस होती है। अच्छा, और पेशियां भी मान लीजिए कि आपको दर्द है, पेशियां हल्की पड़ गई है, ऐसा आपको लगने लगता है और काम करने की इच्छा भी नहीं होती है। यह बेरी रोग के कारण होता है। विटामिन सी के कारण स्कर्वी होता है। तो देखिए यहाँ भी एक शॉर्टकट है, आप सी याद रख लीजिए। सी से पड़ता है स्कर्वी और सी से पड़ता है विटामिन सी। ठीक है, जैसे बेरी में बी याद रखा था, स्कर्वी में सी। तो स्कर्वी रोग किन विटामिन की उणप के कारण होता है, आपको पूछ लिया जाता है, तो विटामिन सी के कारण। ठीक है, अब इससे क्या होगा, तो जो मसूड़े होगी तो मसूड़े से खून निकलेगा, घाव भरने में अधिक समय लग जाएगा। जब आपका एक्सीडेंट होता है या आप गिर जाते हैं तो आपको चोट लगती है, तो यह चोट जल्दी समय तक आपको सूजन उस पर बनी रहेगी, सूजन नहीं आएगी। ठीक है, घाव भरने में अधिक समय रहेगा, यह विटामिन सी की उणप के कारण रहेगा। ठीक है, और विटामिन सी तो पहले भी मैंने बताया कि कई रोगों से भी लड़ता है। ठीक है, और रोगों से हमें बचाता है, तो विटामिन सी तो हमें भरपूर मात्रा में लेना ही चाहिए। ठीक है, किससे मिलता है, कच्चे फल होते हैं, खट्टे फल होते हैं, तो उससे विटामिन सी हमें प्राप्त होता है। अब बात करते हैं विटामिन डी की, तो विटामिन डी से रिकेट्स नाम का रोग होता है। रिकेट्स जो होता है उससे क्या होता है, तो जो अस्थियाँ होती है वह मुलायम होकर मुड़ जाती है। तो अस्थियाँ क्या होती है, मुलायम होकर मुड़ जाती है। ठीक है, तो कई बार बंदा ऐसा टेढ़ा खड़ा रहता है, देखिए ये मैं चित्र बना रहा हूँ, तो ऐसा टेढ़ा वो बंदा खड़ा रहता है। ठीक है, तो यह अस्थियाँ मुड़ती किसके कारण है, विटामिन डी की उणप के कारण ये होता है। अब बात करते हैं कैल्शियम, तो आपको पता ही है और आगे भी चैप्टर में आ गया है कि जो कैल्शियम है यह किसकी उणप के कारण होता है, कैल्शियम की उणप के कारण क्या होता है, तो जो अस्थियाँ है और जो दांत है हमारे टीथ, उसके प्रॉब्लम्स होते हैं, अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, बार बार गिरते हैं तो भी अस्थियाँ क्रैक हो जाती है, फिर हमें पाटा लगा के घूमना पड़ता है। ठीक है, तो यह कैल्शियम की उणप के कारण होता है। और दांत क्षय, जो दांत होते हैं उसमें कैविटीज़ लग जाती है और दांत जो है वो काफ़ी हल्के नबले पड़ जाते हैं। ठीक है, और जब सर्दी का मौसम आता है तो दर्द चालू हो जाता है, तो यह कैल्शियम की उणप के कारण होता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह हमें कैल्शियम की ही मेडिसिन देता है। ठीक है, अब बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन है, उसकी उणप हमें हुई तो हमें गोइटर नाम का रोग होगा। क्या होगा, गोइटर नाम का, जिसे घेंगा नामक से भी हम पहचानते हैं। तो यह जो गोइटर है उससे क्या होगा कि हमारी गर्दन की ग्रंथि है वो फूल जाती है। ठीक है, हमारे शरीर में जुदी अलग अलग भिन्न प्रकार की ग्रंथियाँ होती है, उनमें से जो गर्दन की ग्रंथि होगी वह आयोडीन की उणप से गोइटर रोग होगा, उसके कारण फूल जाएगी। और अगर ये रोग बच्चों में हुआ तो यह मानसिक विकलांगता के शिकार हो जाएंगे। अगर हमारे शरीर में लौह की कमी हुई तो हमें अरक्तता नामक रोग हो सकता है और इससे हमारे शरीर में कमज़ोरी आ जाती है। ठीक है, तो इन रोगों के कारण हमें क्या क्या होता है यह एक बार आप लिख लीजिएगा और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, यह बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब बात करते हैं प्रमुख शब्द, तो संतुलित आहार किसे कहा जाता है। देखिए मेरा आवेदन है आप सभी को कि यह जो भी दिखाए गए जितने भी है ये शब्द, ये प्रमुख शब्द न लेते, इस पे आप 4 से 5 लाइन लिखिए जो हमने बताया कि संतुलित आहार किसे कहा जाता है, तो जिसमें सभी पोषक तत्व शामिल हो, वृक्षांश भी हो, जल भी हो। ठीक है, और कोई भी पोषक तत्व ना ज़्यादा हो ना कम हो, उसे संतुलित आहार कहा जाता है। जो हमने बताया बेरी किससे होता है, बेरी के बारे में लिखिए, तो बी हमने आपको बताया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहा जाता है, तो उसे ऊर्जा का विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, हमने आगे बताया। ठीक है, ऊर्जा क्या है, किनसे मिलती है, वसा से क्या प्राप्त होता है, खनिज क्या है, प्रोटीन क्या है, इस पे आप लिखिए। अगर आप 2-3 बार लिखेंगे तो आपको 2 से 3 मार्क के आसानी से क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं
स्वाध्याय इसकी। तो आपको क्या करना है, इसमें जो रिक्त स्थानों की पूर्ति दी गई है तो यह आपको कमेंट करके बताना है कि यह रिक्त स्थानों की पूर्ति में कौन सा आंसर आएगा, फर्स्ट में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा और फोर्थ में क्या होगा। ठीक है, और आपको यह भी सॉल्व करना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही राइट की निशानी की है, यह आपको सबमिट करके देने हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बता सकते हैं। कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक भी मैंने इसमें डाली हुई है। और अगर आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा जो आपके स्टैंडर्ड का पहला पार्ट था, तो यह देखने के लिए इधर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, जो लिंक है उससे आप पहला पार्ट क्लियर कर सकते हैं। यह दूसरा पार्ट था, अब आने वाली वीडियो में हम तीसरा पार्ट लेके आएंगे। अभी हम यहाँ है, यह तो हमने चला दिया है। ठीक है, तीसरा लेके आएंगे। धीरे धीरे आपके जो 16 या 17 पार्ट हैं सारे हम साइंस के पोर्शन कवर करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आपने ये वीडियो हमारा देखा इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच।